मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश की कृषि व्यवस्था में अपनाई जाने वाली उन नीतियों के विरोधाभास पे। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि भारत देश की कृषि को लेकर के अब तक जो भी नीति अपनाई जाती रही हो, चाहे वो कृषि के उत्पादन बढ़ाने को लेकर के हो, देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर के हो, और साथ साथ जो दुनिया के कृषि के मानचित्र से भारत देश का जो एक कोऑर्डिनेशन है उसको लेकर के हो, हर जगह हमें एक विरोधाभास की स्थिति दिखाई पड़ती है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले एक साल लगातार चले किसानों के आंदोलन के बाद देश में उन 3 कृषि कॉर्पोरेट कानूनों को वापस लिया गया और किसानों की एक सबसे पहली और दूसरी सबसे बड़ी मांग कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने को लेकर के जिस तरीके से सरकारों के द्वारा अभी तक उस पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया, और आज की स्थिति में रबी के उत्पादन में करीब 4 से 5% की गिरावट के बाद जिस तरीके से गेहूं की कीमतें सरकार के द्वारा निर्धारित एमएसपी से ज्यादा बाजार में कीमतें मिल रही हैं, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से गेहूं का उत्पादन घटा है, भारत में भी घटा है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गेहूं के फसल को क्षति पहुंची, और आज गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो हमेशा ही लागत को एक तरह से ध्यान में रख करके तय नहीं किया जाता, जिस पर कि दुनिया के बड़े विकसित देशों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागत से भी कम मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तय किए जाते हैं और दुनिया के खाद्य बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है। वैसे में भारत जैसे विकासशील देशों के उत्पादकों यानी किसानों को जिस तरीके से घाटे के तौर पर अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है, चूंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य नहीं मिलता, और देश के घरेलू बाजार में खाद्य सुरक्षा की नीति होने की वजह से, रियायती दरों पर सार्वजनिक वितरण मूल्य की नीति होने की वजह से अनाजों के बाजार में भी बढ़ने का एक तरह से फायदा किसानों को नहीं मिलता। आज स्थिति दूसरी दिखाई पड़ रही है। यह बात ठीक है कि अगर एमएसपी से ज्यादा मूल्य बाजार में मिल रहा है तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसानों के पास हम कहना चाहेंगे कि हार्वेस्टिंग के बाद केवल अधिकतम 1 महीने तक ही वो अनाज रह पाता है। जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं वो कहीं न कहीं इतने कर्ज में लदे होते हैं कि फसल आने के बाद ही वो तुरंत उसे बेच करके अपने कर्जे को चुकाते हैं और कुछ वो खाने के लिए रख देते हैं, यानी कि उनके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं होता। केवल 10% बड़े किसानों के पास ही मार्केटेबल सरप्लस होता है, प्रोडक्शन सरप्लस होता है, जिसे वो बाजार में बेचते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ फायदा हो रहा होगा। लेकिन अब चूंकि रबी के कटाई के करीब 1 महीने हो चुके हैं और अब उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, और बाजार में जिस तरीके से पैकेट के आटों का चलन बढ़ा है, एक समय था कि गेहूं की कीमतें पिछले साल 15 रुपए थी, लेकिन पैकेट के आटे की कीमतें 30 से 35 रुपए प्रति किलो उपभोक्ताओं को पड़ा करती थी। आज की तारीख में गेहूं के मूल्य थोड़ा बढ़ करके 22, 23, 24, 25 रुपए किलो है, लेकिन आटे की कीमतें अब 40 रुपए किलो तक जा चुकी है। यानी कहीं न कहीं आटा मिल मालिकों का जो मुनाफा है वो 50% तक है। तो ऐसे में हम वो कृषि नीति क्यों नहीं अपनाते जो उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखे। हम उन तमाम विरोधाभासी नीतियों को अपनाते हैं जो एक नीति फायदा तो करती है लेकिन दूसरे को नुकसान करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर हम सस्ता अनाज देते हैं, कोविड काल में हमने मुफ्त अनाज दिया, तो उसका सीधे नुकसान हमारे किसानों को उठाना पड़ा, क्योंकि उनके उत्पादों का बाजार में मूल्य नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा होती है। सरकार के जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी देकर जो अनाज खरीद कर सस्ती दरों पर या मुफ्त दरों पर जो उपभोक्ताओं को दिया जाता है, उससे उत्पादकों को नुकसान होता है। दूसरी तरफ सरकार की आउटपुट सब्सिडी देने के बजाय इनपुट सब्सिडी देने की नीति जो पिछले 55-60 सालों से चलाई जा रही है कि देश में आत्मनिर्भरता बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, और वह लक्ष्य हमने कहीं न कहीं हासिल कर लिया है। आज देश में 31 करोड़ टन 32 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। दुनिया में अनाज के दूसरे या तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं।
तो हमने कहीं ना कहीं खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में इनपुट सब्सिडी भयंकर रूप से देने का काम किया। खाद्य में, सिंचाई में, बिजली में, बीज में और कई तरीके से खाद्य सब्सिडी दे करके हमने वो एक तरह से इनपुट सब्सिडी को ही फैसिलिटेट किया। लेकिन अब देश के 15 करोड़ किसान परिवार अब जग चुके हैं। अब उन्हें मुनाफा चाहिए, अब उन्हें अपनी पेशेवर सुरक्षा चाहिए, अब उन्हें कृषि जो है वो मुनाफे का पैसा चाहिए। और इसी वजह से वो एक साल लगातार आंदोलन पर रहे। इसी वजह से उन्होंने एमएसपी में वाजिब बढ़ोतरी और एमएसपी को वैधानिक करने की बात की, जिससे कि सरकार की एजेंसियों के अलावा प्राइवेट पार्टी भी उन्हें वाजिब दाम दे और अति उत्पादन की स्थिति में बाजार में गिरती दरों का उन्हें जो है फायदा न मिलने दे और किसानों को जो है नुकसान न होने दे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से अनाज की सुरक्षा को लेकर के, अनाज की उपलब्धता को लेकर के हलचल मच चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गेहूं का अगर भारतीय रुपये में हम तुलना करें, जो पिछले साल 2100 और 2200 रुपए कुंटल था, आज वो 3500 रुपए प्रति कुंटल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हो गया है। यानी करीब $450 प्रति टन कीमत हो चुकी है गेहूं की। तो ऐसी स्थिति में न केवल देश में बल्कि दुनिया के मानचित्र पर हमें उन कृषि नीतियों को अपनाना होगा जो दुनिया के सभी कृषि उत्पादकों को और किसानों के लिए कृषि को मुनाफादायक पैसा बनाने दें। नहीं तो किसानों में जब वो कृषि छोड़ने की, खेती करने की जब आदत छूट जाएगी और वो दूसरे पैसे की ओर मुखातिब होंगे जिसमें उन्हें मुनाफा ज्यादा हो, तो हमारे लिए दुनिया में और ज्यादा खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और हम खाद्य सुरक्षा चाहते हैं तो अभी तक हम कृषि में तकनीकी क्रांति को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। किसानों के लिए हम बहुत ज्यादा भावुक मुलम्बे दे रहे थे, सब्सिडी का प्रचलन दे रहे थे। अमेरिका, चीन और कनाडा में डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दी जा रही थी, तो भारत जैसे देश में किसानों को केवल इनपुट सब्सिडी दी जा रही थी और बाकी सब्सिडी उपभोक्ताओं को सस्ते अनाज के रूप में दी जा रही थी, जिसका नुकसान हमारे किसानों को हो रहा था। तो कहीं न कहीं हमारे देश में जो 60% किसान इस खेती के और उसके एलाइड एक्टिविटी पर जो अवलंबित हैं, उन्हें कहीं न कहीं जीडीपी में भी 60% की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी, चाहे वो कृषि हो या कृषि का एलाइड पेशा हो। अगर हम यह कहते हैं कि केवल 17% या 16% ही जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है, तो केवल 16% वर्कफोर्स ही सालों भर काम इस कृषि में करे। बाकी लोगों को कृषि के अलावा इतर पेशे में शिफ्ट किया जाए, यह देश के कृषि की सबसे बड़ी मांग है। तो हमें कहीं न कहीं कृषि के विरोधाभासी नीतियों को जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह चलायमान है, उसे हमें दूर करना होगा। और अस्थायी रूप से यदि हमें मुद्रास्फीति से निजात पाना है, महंगाई से निजात पाना है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो हमें किसानों की आजीविका को सुरक्षित करना होगा, उनकी आमदनी को मुनाफादायक बनाना होगा और उनके लागत और उनके उत्पादन में कहीं न कहीं एक हैंडसम मार्जिन रखना होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ख़ैर।